एस10 चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हम आपको रूबरू कराएंगे अंता के प्रधान प्रखर कौशल जी से। आइए जानते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। छात्र राजनीति जीवन से संबंधित और भी पहलुओं से इनसे बात करेंगे। अंता पंचायत समिति प्रधान प्रखर कौशल जी से हम चर्चा करते हैं, इनसे जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। प्रखर जी कहाँ से हैं, किस रूप में ये राजनीति में इनका पदार्पण हुआ, इनका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। प्रखर जी आपका हमारे धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आप अपना जीवन परिचय दर्शकों को बताएं। जी, मैं मूलतः अंता तहसील के भुजाखेड़ी गांव का रहने वाला हूं। मेरे दादाजी स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी कौशल वहां से सरपंच पद से लेकर सहकारी पदों पर रहते हुए और सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला उन्हें और वो संसद तक पहुंचे। हम लोग मूलतः भुजाखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। मेरी जो स्टार्टिंग से मैं युवा मोर्चा के उसमें रहा हूँ, संगठनात्मक पदों पर रहते हुए। और हाड़ौती का संभाग काफ़ी मुझे सौभाग्य मिला कि मोदी जी जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से जब से राष्ट्रीय पटल पे आए हैं, तब से हम जैसे कई युवाओं का बहुत सर्वांगीण विकास कराते हुए उन्होंने और संगठनात्मक रूप से कई प्रकार के अवसर दिए। हम लोग उसी संगठन में काम करते करते इस हमारे संगठन का महत्व समझें और आज सभी का आशीर्वाद रहा और मैं वहाँ से प्रधान निर्वाचित हुआ। इस समय वर्तमान में मैं अंता पंचायत समिति से प्रधान पद पर हूँ। प्रखर जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? आप किसकी प्रेरणा से राजनीति क्षेत्र में आए? ये उम्र तो आदमी अपनी नौकरी के लिए करता है या अपने धंधे के लिए करता है, लेकिन इस अवस्था में, इस युवा अवस्था में आपने राजनीति में पदार्पण किया, किसकी प्रेरणा से किया? देखिए, प्रेरणा तो मैं यूँ कहूँगा कि इसमें तो सब कुछ मैं इसको भाग्य मानता हूँ। मेरा कभी भी आने का ना तो मकसद था। खैर, मैं तो बहुत छोटा हूँ। हमारे परिवार में भी हमारे दादाजी का साहब एक सिद्धांत रहा है। हमारे दादाजी ने एक बहुत मार्मिक बात कहते थे। वो कहते थे कि एक नेता जब बनता है तो कई लोगों के कंधे पर चढ़कर बनता है। उन कार्यकर्ताओं का वो ऋण कभी नहीं चुका सकता अपने जीवित रहते। तो हमारे दादाजी कहते थे कि मैं मेरे परिवार को मेरे जीवित रहते उन कार्यकर्ताओं के हाड़ौती में कहते थे कि कंठ पे नहीं बैठने दूंगा, गले पे नहीं बैठने दूंगा। हम उस चीज़ का सम्मान करते हुए कभी भी हम लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं आया। पर यह अकस्मात हुआ। सब एक समाज सेवा का जुनून था। अपना घर सेवा संस्थान करके एक हमने संस्था बनाई थी जिसका काम रहता था दिव्यांगों से। कई लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं, तो वो संस्थाओं में रखकर हम पूरी व्यवस्था उनके लिए करते थे। उनके लिए छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कराते थे, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराते थे। तो इस प्रकार से जब ये चला, उसी समय मोदी जी का 2014 में या राष्ट्रीय राजनीति में आना हुआ और उन्होंने जो नए नए कार्यक्रम निकाले संगठनात्मक तरीके से, उसमें मुझे संगठन में काम करने का अवसर दिया गया युवा मोर्चे में। और फिर चलते आज सभी के आशीर्वाद से और मैं आपके साथ। आपका परिवार शहरी क्षेत्र में रहता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा कर रहे हो। ये जज्बा कैसे आया आपने? जी, ये तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसमें मैं सर्वप्रथम मेरा जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि सबसे ज़्यादा मुझे जो लोगों का स्नेह मिलता है और जो अपनत्व मिलता है, जो प्रेम मिलता है, वो बहुत प्रेरणादायी है। उसका कोई तुलना ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मैं जब चुनाव लड़ा, अभी वो भी अकस्मात था। 34 साल बाद, 30-35 साल बाद सीट जनरल आई और मैं लड़ा और प्रधान की सीट भी जनरल थी। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने ये सोचा कि गाँव वासियों में से कोई अगर खड़ा हो जाए तो उसके लिए अपन करेंगे। कोई संगठन का कार्यकर्ता था, लेकिन सभी गाँव वासियों ने कहा कि नहीं, क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो थोड़े से मजबूत थे। उन्होंने कहा नहीं साहब, आपको ही करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रेम दिया और जिस तरीके से अपनत्व दिया,
मेरे युवा साथियों ने, मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, मातृ बहनों ने जिस तरीके से जो प्रेम दिया ना, जो अपना तो दिया, उसका कोई तुलना नहीं है, वो अतुलनीय है और उसका ऋण मैं शायद जीवन में कभी नहीं चुका सकता। तो ये वो प्रेम है जिस प्रेम की क्या कह सकते हैं, मुझे एक सिड्डी मिली है जिस सिड्डी पर मैं चढ़ रहा हूँ। तो ये लोगों का प्रेम है, इसमें मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं है। मैं तो कहते हैं कि एक माँ की आंखों में दो बच्चे होते हैं तो माँ के दोनों बच्चे समान प्यारे होते हैं। तो हमारा परिवार उस क्षेत्र में, वैसे तो पूरे राजस्थान से बहुत प्रेम मिला है, लेकिन चूंकि वो हमारा गृह क्षेत्र है तो वहाँ से हमें इतना प्रेम मिलना एक बहुत ही साधारण चीज़ है और वही मुझे प्रेरणा देता है और वही शायद प्रेरणादायी, प्रेरणा का स्रोत। आपने संगठन के रूप में युवा मोर्चा में काम किया जी। युवा मोर्चा में काम करने से युवा संगठित होते हैं, मतलब किस रूप में आप जनता तक पहुँचे? सर्वप्रथम ये मैं भाग्य कहूँगा, मेरा सौभाग्य मान लीजिए कि मोदी जी ने एक योजना निकाली थी, यूथ चला बूथ। मोदी जी ने एक नस पकड़ी कि हम अंत्योदय के सिद्धांत पे कैसे चल सके कि अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी लाभान्वित हो सके, अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी जान सके कि भारतीय जनता पार्टी किस चीज़, किस मुद्दे, किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। उस अभियान का मैं प्रदेश सह संयोजक बनाया गया, जिसमें हाड़ौती संभाग के 4 जिलों की जिम्मेदारी मेरे पास थी। उसी समय मेरे युवा भाइयों से मुझे मिलना हुआ, उसी समय एक और काम करने का तो साहब भूत था, काम करने का तो एक जुनून। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम युवा हैं, ये जुनून रहना भी चाहिए। अगर आप सेवा का संकल्प लेकर चल रहे हैं, जैसे मेरे दादाजी का सेवा था, नर सेवा नारायण सेवा कहते थे, तो ये सेवा का संकल्प मैं लेकर चला और जगह जगह बूथ में जाकर बूथ पर पहुंचने का काम किया। बूथ में जो विषमताएं होती हैं, जो समस्याएं, जो तकनीकी समस्याएं होती हैं, उसको बहुत नज़दीक से देखने का मुझे जो सौभाग्य मिला, शायद उसी वजह से कि अंता पंचायत समिति में जो इस बार की जीत हुई है वह कल्पनीय थी। ऐसे ऐसे बूथों से जीत निकली जो मतलब जो मिसाल ही रहेगी शायद भविष्य में आने वाले चुनावों में। तो ये संगठन की एक वो थी प्रेरणा, जिससे मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता, जिसमें काबिलियत के नाम पर कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सब लोगों का स्नेह और प्रेम के कारण आज प्रधान पद पर आसीन हुआ। प्रखर जी, जी, बूथ तक जी, जो पहुंचा जाता है और उसको वोट में कन्वर्ट किया जाता है, जी, तो ये परंपरा युवा मोर्चा में भी है, जी। पार्टी लेवल से भी इसको सक्रिय किया जाता है। तो जी। आप लोग घर घर जाकर किस तरह उसको मतदान स्थल तक पहुंचाते हो? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है और विशेषकर मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक बहुत ही अच्छी सुविधा जो लागू की गई है वो ये की गई है कि मतदाता का यूज़ नहीं होना चाहिए। 5 साल तक आप मतदाता को पूछो नहीं वो किस हाल में है, किस परेशानी में है, उसका कोई अपना उससे काफ़ी दूर है, उससे क्या परेशानी आ रही है, आप पूछो नहीं। 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं आप उसको जाकर टच करोगे तो उसका मन खट्टा होता है। इसी के चलते मोदी जी ने सर्वप्रथम जब चुनाव जीतते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद ही अगले दिन से ही मोदी जी के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे मसलन मैं आपको बताऊंगा कि घर घर जाकर बुजुर्गों का अभिवादन करो, घर घर जाकर युवाओं को पकड़ो, नए नए जो नव मतदाता हैं उनको आप एहसास कराओ कि भाई सनातन, वास्तव में सनातन का संकल्प अगर लेने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और अब आप देख रहे हैं, एक जमाना था जब विदेशी पश्चिमी सभ्यता में रंगा हुआ था हमारा युवा समाज, और आज वही जमाना है कि वही युवा है, लेकिन आज गेरुआ वस्त्र, केसरिया वस्त्र पहनने में अपना एक फैशन समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एक योजना जिसमें मतदाता को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चुनाव के जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद पहले दिन से ही जो मतदाता को टच किया जाता है, जो उसकी समस्याएं ली जाती हैं, उसकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि शायद ऑन रिकॉर्ड आप भी देख सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी के इस कार्यकाल में सर्वांगीण सबसे ज़्यादा, मैं तो कहूँगा सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो दलित समाज में हुआ है,
क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी युवा मोर्चे की, एससी मोर्चे की नहीं, युवा मोर्चे की, महिला मोर्चे की, और भी जो अदर मोर्चे होते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में, सब मोर्चों की एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पूरी दलित बस्ती में घूमो, उनके नाम लाओ, उनको जोड़ो, उनकी समस्या पूछो, उनकी समस्याओं का जैसा भी हो सके उसका निवारण करने का प्रयास करें, उनको अपने साथ लेकर चलें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी, और यही नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि भील समाज की जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये संकल्प भी अगर लिया तो इन राष्ट्र नायक मोदी जी ने लिया, तो ऐसे व्यक्ति के शिष्य बनने में कोई वो नहीं है, और इसी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, और इसी वजह से मतदाता के लिए हमें वोट दिलाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं आपको कहना चाहूँगा मोदी जी की योजनाओं से अवगत कराया जाता है, आपके लिए पूरे 5 साल में क्या किया गया ये बताया जाता है। उसके बाद हम मतदाताओं से जबरन कुछ नहीं करवाते, मतदाता अपने आप जाता है और मतदाता अपने आप काम करता है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कई बार ऐसा हुआ कि कई जगह मैनेजमेंट के चलते पर्चियां नहीं पहुंच पाई, पर मतदाताओं ने, उस समय गर्मी पड़ा करती है मई के महीने में, मतदाताओं ने, महिलाओं ने, माता बहनों ने सड़कों पर लाइन लगकर, पूरे कतार लगकर, इतनी गर्मी में भी पर्ची नहीं थी तो पर्ची वहाँ बनवा कर और वोट दिया है। इससे बड़ा यशोगान, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है कि हमारे राष्ट्र नायक मोदी जी में इतना बड़ा विश्वास जताया गया है पूरे देश की जनता द्वारा। प्रखर जी, बाना और अंता विधानसभा सीट हॉट सीट कहलाती थी जी, लोगों की नज़र थी, लेकिन ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि वो सीट आपकी पार्टी को मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, करिश्मे की अब आप पूछ रहे हैं तो करिश्मे से ही शुरू करते हैं हम बात। एक ही करिश्मा है इस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में, और वो करिश्मा है राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी। इसके अलावा कोई करिश्मा नहीं है। जब वो आए, हमें पता है कि हम लोगों के पास सामने वाला जो प्रतिद्वंदी था प्रमोद जैन भैया, उन्होंने जितनी आर्थिक क्षमता थी, इतना ज़्यादा पैसा बहाया, इतने लोगों को सब मतलब लाभान्वित करने की कोशिश करी। लेकिन मैं इस जनता को नमन करना चाहूँगा, साधुवाद करना चाहूँगा कि जैसे ही मोदी जी का आगमन उस धरती पर हुआ, जिस मिट्टी पर हुआ, जिस मिट्टी पर आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व उन्होंने स्वर्गीय मेरे दादाजी रघुवीर सिंह जी कौशल साहब के चरण छूकर अभिवादन किया था, जो सम्मान उस मिट्टी के लाल स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी कौशल को मिला था, जब मोदी जी का आगमन उस मिट्टी पर हुआ और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि मेरी माताओं बहनों, जैसे दिवाली के लिए आप सफाई कोने कोने से करते हो, वैसे कोने कोने से कांग्रेस की सफाई कर दो। ये मोदी की गारंटी है कि इस गारंटी की पूरा होने की भी मोदी की गारंटी है। ये एक लाइन थी जो ऐसा करिश्मा कर गई कि वो, आप क्या कहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के ऊपर वो लाइन बैठी, भावनाओं का जो सैलाब चला, उसके चलते कांग्रेस पार्टी उस सैलाब में ऐसी बही कि 12 जिले की 4 सीटें कांग्रेस मुक्त होकर और ससम्मान भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज हो गई। प्रखर जी, आप पहली बार चुनाव लड़ा आपने जी, और चुनाव लड़ने के बाद पहली बार में आपने प्रधान का पद सुशोभित किया जी। 12 जिले में जो अंता पंचायत समिति है जी, उन गांवों में क्या क्या समस्याएं हैं जो आपने उसका निदान किया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान के लिए अंता विधानसभा एक बहुत कठिन क्षेत्र है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अंता विधानसभा जैसा क्षेत्र, अंता विधानसभा जैसी देव दुर्लभ जनता कहीं भी नहीं है। वहाँ अभी रोजगार के साधन नहीं बन पाए, वहाँ लोग बाग छोटी मोटी खेती काश्तकारी करके अपना काम चलाते हैं, लेकिन स्वाभिमानी है, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो आपसे बस एक ही चीज़ चाहते हैं, वो यूँ चाहते हैं कि आप 30 त्यौहार पे उनसे राम राम कर लो। अगर उनके क्षेत्र में चल गए, उनके गांव में चल गए हो, तो उनसे मुस्कुरा कर बात कर लो, राम राम कर लो। मेरे अंता की जनता, मेरे 12 जिले की जनता इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, सिर्फ प्रेम चाहती है। आप जितना प्रेम उन्हें दोगे, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं प्रधान तो अब बनाऊँ साहब, बनाया उन्होंने ही, मेरी जनता ने बनाया, और ऐसा आशीर्वाद देके बनाया कि मैं तो एक वार्ड से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मेरे साथ अदर 15 वार्ड थे। 15 वार्ड के लोग अलग अलग आके मुझसे कहते थे कि प्रखर जी आप टेंशन मत लेना, आप आपके चुनाव पे ध्यान दो, बाकी सीटें हम पर छोड़ दो। यही नहीं,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जात हो, कोई इतनी सुलभता से मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैं कितना इजी गोइंग जीता, और न केवल जीता बल्कि ऐतिहासिक वोटों जीता। पूरे पंचायत समिति में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई मेरे लोगों ने। और अंता पंचायत समिति का जो मेरे दादाजी उस समय लाए थे पंचायत समिति अंता में, वो रिकॉर्ड बरकरार रखा कि आज तक एक बार के अलावा कभी कोई कांग्रेसी प्रधान नहीं बैठा है। और मैं मेरी जनता के ऊपर ही मैं तो कहूँगा कि मेरे भगवान है जनता, वहाँ के जो लोग हैं। मैं घर में खाली बैठता हूँ, आज मुझे यहाँ कहने का सौभाग्य अवसर मिला है। मैं जब घर पे बैठता हूँ खाली या कोटा आ जाता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। मेरा मन उन्हीं लोगों में लगता है, उन्हीं लोगों के बीच जाने में लगता है। क्योंकि मैं रात में 1-2 बजे तक बैठे रहूँ तो भी वो 2-2, 3-3 बजे तक लोग मेरे पास बैठे रहते हैं। तो ऐसा प्रेम कोई सौभाग्यशाली को ही मिलता है। तो ये एक करिश्मा ही था जो लोगों ने करा, ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो वहाँ फ़ोटो था, मुझे तो ये कह दिया गया था लोगों द्वारा कि आप तो बस सबसे राम राम करे जाओ और जितना इच्छा हो करो और आराम से बैठ जाओ, चुनाव आप नहीं लड़ रहे, चुनाव हम लड़ रहे हैं। तो ऐसी मेरी जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं ऑन कैमरा। और यही स्नेह, यही प्रेम मुझे पर बना रहे। पद तो आज है, पद कल नहीं है, लेकिन आपकी माटी का लाल आपके बीच में ही रहेगा। अंतिम सांस तक आप लोगों के संघर्ष के लिए, आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहेगा, ये मैं ऑन कैमरा कहता हूँ। प्रखर जी, अंता पंचायत समिति में कितनी पंचायतें हैं? और मूल रूप से आप तो गाँव में जाते हो, जनता से मिलते हो, समस्याएं देखते हो, किस तरह की समस्या से जनता को परेशानी होती है? सबसे ज़्यादा तो क्या है कि हमारी अंता पंचायत समिति में 24 पंचायत हैं। 24 पंचायतों के साथ साथ सभी पंचायतों में बढ़िया सामंजस्य है। मूल समस्या जो है वो रोजगार की, मूल समस्या जो है वो आज भी मैं कहूँगा कि कई जगह काश्तकार की ज़िंदगी बहुत संघर्ष से भरी होती है। जब वो सबसे पहले खेत हाँकता है, मतलब आप स्टार्टिंग से ले लो उसकी, जब खेती हो सबसे पहले हकाई उराई करके और सब चीज़ वो करेगा और बीज बोएगा, उससे लेकर पहले तो बारिश प्रकृति से लड़ता है, प्राकृतिक आपदा नहीं आ जाए, अगर आपदा आ गई तो फिर वो मुआवजे के लिए लड़ता है, फिर वो उसका आजीविका कैसे चलेगी, वो कैसे अन्न पैदा करेगा, अन्न पैदा कराएगा। तो कहते हैं कि अभी मोदी जी हमारे काफ़ी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारे काश्तकार भाइयों के लिए जैविक खेती के लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इतनी परेशानी है वहाँ इतने बड़े कोई काश्तकार नहीं है, चुनिंदा लोग हैं जो बड़े काश्तकार हैं, बाकी छोटे छोटे काश्तकार हैं। सर्वाधिक समस्या वहाँ रोजगार की है। मेरा मानना था, इस बार मैंने दावेदारी भी करी थी और मेरा मानना यही था कि अगर मेरा कोई घोषणा पत्र में अगर मैं कुछ लिखता तो मेरा पहला रोजगार का रहता। उस एरिया में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, छोटे छोटे गांव में आर्मी में और बड़े बड़े पदों पर लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो सुविधाएं जुटाना मेरा आगे भी मकसद रहेगा और रोजगार के साधन उपलब्ध हो। कम से कम 2-3 बड़े बड़े जैसे चंबल फर्टिलाइजर इस टाइप के 2-3 उद्योग वहाँ खुले तो मैं आपको कहूँगा कि 12 जिला से बढ़िया कोई जिला नहीं है और 12 जिले की जनता से बढ़िया और सीधी और भोली वाली से उनसे बढ़िया कोई जनता नहीं। जो जिला परिषद और पंचायत समिति का सामंजस्य कैसा होना चाहिए? जिला परिषद और पंचायत समिति का सामंजस्य तो साहब तभी होता है जब डबल इंजन की सरकार होती है, जैसा अब होगा। अब इसलिए होगा चूंकि हमारे जिला प्रमुख तो कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, लेकिन अब सरकार होने के नाते, राज्य सरकार बीजेपी के होने के नाते कांग्रेस सरकार अभी ख़त्म हो ही गई। राज्य सरकार बीजेपी, केंद्र सरकार बीजेपी, और अभी भी मई के बाद भी इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे कहने में, और मैं कोई अति आत्मविश्वास में भी नहीं हूँ कि 22 जनवरी को जब भगवान राम का उद्घोष पूरे देश में होगा तो मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को जितनी सभाएं पिछली बार करनी पड़ी थी, पिछले 2018 में, 2019 में, इस बार उनकी आधी सभाएं ये देश की जनता वो आधा भार अपने कंधों पर ले लेगी और भगवान राम का उद्घोष कर जब कतारों में लगेंगे और भगवान राम का दुपट्टा ओढ़कर, माता बहनें भगवान राम की चुनरी ओढ़कर जब वोट देने जाएंगी,
तो हमारे राष्ट्र पुरुष को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी वजह से जब सरकार, केंद्र सरकार में दोबारा हमारी रिपीट होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उचित सामंजस्य होगा। अभी मैं आपको बताऊं, कई योजना ऐसी है जो केंद्र सरकार की पंचायत राज में लागू कर दी गई हैं, पर चूंकि कांग्रेस सरकार राज्य में थी, उनको यह क्रियान्वित नहीं कर पाए हम लोग। हमारे पास अधिकारी मतलब दबाव में काम करते थे, स्वाभाविक रूप से अधिकारी करते ही हैं भाई, जो राज्य सरकार रहती है उसके पास। तो अभी तक वो मज़ा नहीं आया था काम करने का, लेकिन अब 3 साल रह गए मेरे कार्यकाल के, और अभी केंद्र सरकार के बनते ही जो विकास योजनाओं का जो बाढ़, जो सैलाब आएगा, मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में मतलब एक मिसाल दी जा सकेगी कि किसी ने भी अभी तक तो कल्पना ही नहीं की होगी कि इतनी योजनाएं मोदी जी अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए ला रहे हैं। प्रखर जी, जो मनरेगा है जी, इसमें जो गांव में काम चलते हैं जी, तो इससे क्या गांव का विकास में तेजी आ रही है या मतलब जहाँ का जहीं? जी, मैं अब इस मामले में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, विवादास्पद कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये नरेगा स्कीम जो चालू की गई, इससे भला नहीं हुआ लोगों का। इससे हमारे ही ग्रामीण लोग मतलब एक तरह से क्या, मतलब आदमी में कामचोरी आ गई। अब वो कामचोरी आ गई तो ऐसा हुआ, जब मुफ्त में आदमी को पैसा दिया जाएगा। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले रेवड़ी कल्चर पर लगाम लगाने की बात करी है। उसके पीछे कारण है, वो शुरू से उनका एक पैटर्न था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री भी थे गुजरात में, तो वो कहा करते थे कि यार मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फ्री में इतना सक्षम बना दूंगा कि तुम्हें फ्री में कुछ लेने की आदत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब नरेगा से लोग ऐसे हो गए कि अब खड्डा खोदने की उसमें एक चीज़ होती है कि 47 रुपये और 43 रुपये, माफ़ कीजिए 41 या 43 है जो अपने सर्दियों में रहता है, और 37 रुपये गर्मियों में रहता है। वो एक निश्चित खड्डा खोदने की कीमत होती है। वो कोई नहीं खोदता, उसको परेशान में नहीं किया जाता, सब जगह बैठ जाते हैं जो मेट होते हैं। अब वो मतलब अब ये अंदरूनी बातें हैं, कई चीज़ें, तो इससे एक तरह से भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है। फिर क्या होता है, जब एक काश्तकार को अपनी खेती बाड़ी के काम के लिए जब लेबर चाहिए होती है, तो लेबर नरेगा में होने के नाते लेबर वहाँ नहीं आती है, क्योंकि वहाँ जो पैसा मिलता है वो या मेहनत करने पे उतना पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब इससे कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बिगड़ रही है। इस पर कहीं ना कहीं एक सुचारू रूप से एक सकारात्मक लगाम लगानी पड़ेगी, या एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बस की बात ऊपर लेवल से ही होगी। मोदी जी कोई एक ऐसा ही चीज़ लागू करेंगे जो काश्तकार भाइयों को ये नरेगा संबंधी जो एक ये कामचोर योजना है, मैं कहूँगा, इससे अपने को बचाए, और मेरे काश्तकार भाई पहले की तरह अधिक से अधिक अपनी आजीविका कमाने में, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती करने में, जैविक खेती करने में, कुछ यूनिक काम करने में अपना समय गुजारें, जिससे अच्छे से अच्छा हमारे काश्तकार का लाभ हो सके और वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। हमारे साथ थे प्रखर जी कौशल, अंता पंचायत समिति के प्रधान। हमने इनसे कई प्रश्न पूछे और इन्होंने बखूबी जवाब दिया। कौशल जी, आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।